नॉर्थ कोरिया से एक बेहद बड़ी और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां वहां के नेता किम जोंग उन की बेटी जू ई सेना के एक टैंक को खुद चलाती हुई नजर आई हैं और उनके पीछे खुद किम जोंग उन बैठे दिखाई दिए हैं। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है, क्योंकि अब ये संकेत मिल रहे हैं कि जू ए को भविष्य के नेता के रूप में तैयार किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि उनकी उम्र करीब 13 साल है और पिछले कुछ महीनों में उनकी सार्वजनिक मौजूदगी तेजी से बढ़ी है। इससे पहले भी उन्हें फायरिंग रेंज में राइफल और पिस्टल चलाते हुए देखा गया था, और अब टैंक चलाने की तस्वीर ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें सैन्य ट्रेनिंग दी जा रही है। ये तस्वीरें उत्तर कोरिया की सरकारी एजेंसी KCNA ने जारी की है, जिसमें एक नए आधुनिक टैंक का परीक्षण भी दिखाया गया है, जिसे ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइलों के खिलाफ ज्यादा मजबूत बताया गया है। किम जोंग उन पिछले कुछ सालों से अपनी सेना को तेजी से आधुनिक बना रहे हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियार भी शामिल हैं। जानकारों का मानना है कि जू ए की लगातार बढ़ती मौजूदगी एक बड़ा राजनीतिक संकेत है कि उत्तर कोरिया में अब अगली पीढ़ी की लीडरशिप की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक सरकार ने उनके नाम और भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या जूए भविष्य में उत्तर कोरिया की पहली महिला नेता बन सकती है या नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब भविष्य में तेल और गैस के लिए पूरी दुनिया को एक नया रास्ता अपनाना होगा। उन्होंने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि अरब प्रायद्वीप के जरिए पाइपलाइन बनाकर मिडल ईस्ट का तेल और गैस सीधे इजराइल के मेडिटेरियन पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सकता है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे चेक पॉइंट्स पर ईरान का खतरा खत्म किया जा सके। ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर हमला किया है, जिसके बाद पूरे गल्फ क्षेत्र में ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी हमले शुरू हो गए हैं और तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगी हैं। वहीं नेतन्याहू ने यह भी दावा किया है कि अब ईरान के पास यूरेनियम को समृद्ध करने की क्षमता नहीं बची है, लेकिन इस दावे को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता का बड़ा हिस्सा अभी भी सुरक्षित है और उनके पास ज्ञान और तकनीक दोनों मौजूद हैं। इसी बीच नेतन्याहू ने खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे भविष्य में गैस फील्ड्स पर हमले रोकने के लिए कहा है, क्योंकि अमेरिका में बढ़ती तेल कीमतें राजनीतिक दबाव पैदा कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद इजराइल अपने सैन्य कार्रवाई को सही ठहराते हुए कह रहा है कि वे ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। वहीं एक और बड़ा संकेत देते हुए नेतन्याहू ने कहा है कि सिर्फ हवाई हमलों से ईरान की सरकार को गिराना संभव नहीं है और इसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि यह जंग अब सिर्फ एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि आने वाले दिनों में यह जमीनी युद्ध का रूप भी ले सकती है। और अगर ऐसा होता रहा तो इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, खास तौर पर तेल बाजार और ऊर्जा सुरक्षा पर भारी पड़ने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा और क्या दुनिया को एक नए ऊर्जा मैप की ओर बढ़ना पड़ेगा, जहां पुराने रास्तों की जगह नई पाइपलाइन कॉरिडोर बनेंगे और जियोपॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल जाएगा। ईरान वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम ने आखिरकार ऑस्ट्रेलिया से अपनी मुश्किल यात्रा खत्म कर दी है और वापस अपने देश ईरान में एंट्री कर ली है। ये पूरी घटना उस समय शुरू हुई जब टीम एशियन कप खेलने गई थी और उसी दौरान अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले शुरू हो गए, जिसके बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 6 खिलाड़ियों और एक स्टाफ मेंबर को मानवीय वीजा दिया था, क्योंकि उन्होंने वहां शरण मांगी थी और कहा था कि अगर वह ईरान लौटते हैं तो उन्हें उत्पीड़न का खतरा हो सकता है। लेकिन अब बड़ा मोड़ तब आया है जब इनमें से 5 खिलाड़ियों ने अपना फैसला बदलते हुए शरण का दावा वापस ले लिया है और टीम के साथ लौटने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि ये विवाद तब और बढ़ गया था जब कुछ खिलाड़ियों ने एशियन कप मैच के दौरान ईरान का राष्ट्रगान नहीं गाया था,
जिसके बाद ईरान के सरकारी मीडिया ने उन्हें युद्धकाल की गद्दार तक बोल दिया था। इसके बाद टीम सिडनी से निकलकर कुआलालंपुर पहुंची और फिर वहां से इस्तांबुल होते हुए पूर्वी तुर्की के शहर इकदिर पहुंची, जहां से बस के जरिए उन्होंने गुरबल्का बॉर्डर गेट के रास्ते ईरान में प्रवेश किया। इस दौरान खिलाड़ियों को एयरपोर्ट के बाहर सामान के साथ देखा गया है और वे सामान्य बातचीत करते नजर आए। एक खिलाड़ी ने कैमरे की ओर हाथ भी हिलाया, जो इस पूरे तनाव के बीच एक छोटा लेकिन भावुक पल था। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन FFIRIA ने कहा है कि जो खिलाड़ी वापस लौटे उन्हें अपने परिवार और देश से फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा। हालांकि अभी 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में ही रुके हुए हैं और वे वहां एक लोकल क्लब के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखे गए हैं। इस पूरी घटना ने यह दिखा दिया है कि मौजूदा युद्ध का असर सिर्फ सैन्य और राजनीतिक मोर्चों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब ये खेल और खिलाड़ियों की जिंदगी पर भी गहरा असर डाल रहा है और आने वाले समय में ऐसे और मामले देखने को मिल सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब ये अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी बड़ा तूफान खड़ा कर रही है। जहां यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इस जंग के लिए करीब $20 बिलियन यानी लगभग 16 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग की मांग की है, लेकिन इस मांग को यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि इस विरोध में सिर्फ डेमोक्रेट्स ही नहीं, बल्कि कुछ रिपब्लिकन नेता भी शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों है, जबकि हाल ही में पहले ही रिकॉर्ड स्तर का रक्षा बजट पास किया जा चुका है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह प्रस्ताव कांग्रेस को नहीं भेजा है, लेकिन उनकी सरकार के रक्षा मंत्री पैट हेक्सेट ने साफ बोल दिया है कि जंग लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है और भविष्य के ऑपरेशन के लिए भी फंडिंग जरूरी है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इस युद्ध के सिर्फ पहले 6 दिनों में ही अमेरिका को $11 बिलियन से ज्यादा खर्च करना पड़ा है और अब रोजाना का खर्च $1 से $2 बिलियन के बीच पहुंच चुका है, जो इसे इराक और अफगानिस्तान युद्ध के बाद सबसे महंगा संघर्ष बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी जनता भी इस जंग के समर्थन में नहीं दिख रही है, जहां सर्वे के अनुसार सिर्फ हर 4 में से 1 अमेरिकी ही इस युद्ध का समर्थन कर रहा है। ऐसे में डेमोक्रेटिक नेता प्रमालिया जयपाल ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह बेतुका बताया और पूछा है कि आखिर इतना पैसा आएगा कहां से। वहीं क्रिस वैन हॉलन ने साफ बोलते हैं कि इस युद्ध को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी फंडिंग को रोक देना। इतना ही नहीं, कुछ रिपब्लिकन नेता भी हैरान हैं, जैसे सुजैन कॉलिंस, जिन्होंने कहा कि यह रकम उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है और इस पर सार्वजनिक सुनवाई होनी चाहिए। दोस्तों, ये पूरा मामला दिखा रहा है कि अब ये जंग सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसका असर अमेरिका की राजनीतिक, बजट और आम लोगों की जेब तक पहुंच चुका है। और सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या अमेरिका इस महंगी जंग को लंबे समय तक चला पाएगा या फिर राजनीतिक दबाव इसे रोकने के लिए मजबूर कर देगा। यूरोप में गैस की कीमतें एक ही दिन में 35% तक उछल गई हैं। ये उछाल तब आया है जब ईरान और इजराइल ने एक दूसरे के बड़े गैस और तेल ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई को बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ा हमला कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हुआ है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा LNG प्लांट स्थित है और इस हमले में 2 बड़े गैस यूनिट तबाह हो चुके हैं, जिससे कतर के गैस निर्यात में लगभग 17% तक गिरावट आ चुकी है और खतरा भी महसूस किया जा चुका है और इसे ठीक होने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। इससे पहले इजराइल ने ईरान के साउथ पारस गैस फील्ड पर हमला किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, और अब ये जंग सीधे एनर्जी वॉर में बदल चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब दुनिया एक बड़े गैस संकट की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि LNG सप्लाई महीनों नहीं बल्कि सालों तक प्रभावित रह सकती है। इस बीच
कतर एनर्जी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वे अपने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स रोक सकती है, यानी कई देशों को गैस सप्लाई बंद हो सकती है। वहीं तेल की कीमतें भी करीब 10% तक बढ़ गई हैं और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने चेतावनी दे दी है कि इससे महंगाई बढ़ेगी और ब्याज दरें भी ऊपर जा सकती हैं। हालात और ज़्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब, यूएई और कतर, कुवैत के तेल और गैस ठिकानों पर भी हमले हुए हैं और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जैसे अहम रास्ते पहले से ही खतरे में हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि अगर उसने दोबारा हमला किया तो अमेरिका साउथ पारस को तबाह कर सकता है, जबकि ईरान ने भी कहा है कि वे अब बिना किसी रोक के जवाब देगा। अब ये साफ हो चुका है कि ये जंग सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाली जंग बन चुकी है।